इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले भू संसाधन के बारे में जानेंगे। भू संसाधन, भू का मतलब होता है भूमि, यानी भूमि क्या है? एक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कह रहा है भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, साधारण तौर पे जो है संसाधन तीन तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होता है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि जो प्रकृति से हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे आपका मिट्टी है, खनिज है, जल है, वायु है, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित का मतलब होता है कि जिसका निर्माण मानव ने किया है, जैसे कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। और जो तीसरा होता है वो मानव संसाधन होता है, यानी मानव खुद एक संसाधन है। तो ध्यान रखना कि साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो संसाधन तीन तरह के बांटे गए हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है मानव संसाधन। तो ध्यान रखना कि भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी पे प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी जितने पेड़ पौधे हैं वो सब पाए जाते हैं इसी पे। वन्य जीव पाए जाते हैं। मानव जीवन यानी मानव भी इसी भूमि पर ही निवास करता है। आर्थिक क्रियाएं यानी रोजी रोटी के लिए जो भी काम की जाती है उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं, तो वो सब इसी भूमि पर ही होती है। परिवहन, परिवहन का मतलब मोटर गाड़ी जो भी दौड़ते हैं सब इसी भूमि पर ही दौड़ते हैं। संचार व्यवस्थाएं यानी जिससे हम रोजाना बातचीत करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो तो मोबाइल का टावर कहाँ लगा है? भूमि पर ही तो लगा है। या फिर टेलीफोन है तो उसका केबल कहाँ बिछा हुआ है? ज़मीन पर ही तो बिछा हुआ है। तो क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। कह रहा है भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है, मतलब भूमि की एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का आकार हम बढ़ा देंगे और भूमि का आकार बढ़ जाएगा, उसकी एक सीमा है। तो इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कोई भूमि अगर खेती के लायक है तो हमें उस पर खेती ही करनी चाहिए, ना कि किसी और काम के लिए यूज करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से ही करना चाहिए भूमि का उपयोग। क्यों? क्योंकि वह एक सीमित संसाधन है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में भूमि संसाधन। भारत में तीन तरह की भू आकृतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक मैदान है, एक पर्वत है और एक पठार है। तो भारत में जो है 43% जो हिस्सा है वो मैदानी है, और जो 30% हिस्सा है वो पर्वत है, और फिर ये 27% जो हिस्सा है वो पठारी है। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। अब इसमें कह रहा है कि 43% क्या है? मैदान है। और ये मैदान जो है किस काम के लिए आता है? ज़्यादातर वो कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उद्योगों के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। कह रहा है कि हमारे भारत का जो है 30% हिस्सा जो है वो पर्वत है। ये पर्वत किस काम के लिए हैं? जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। कह रहा है इससे 12 महीने नदियां जो है वो बहती रहती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पर्वत पे बर्फ जमा होता है और साल भर जो है नदियां बहती रहती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। कह रहा है कि पर्यटन विकास, आप जानते हैं कि जैसे शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, ये सब कहाँ है? पहाड़ पे ही तो हैं। तो पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जो जीव होते हैं उनके वातावरण के साथ में जो रिलेशन होता है उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी। तो ये जो पर्वत होते हैं ये पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है,
27% क्या है? पठार है। पठार किस लिए जाना जाता है? जिसमें खनिज, इसमें खनिज पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो ये सब पठारी क्षेत्रों में ही ज़्यादातर मिलते हैं। और वनों का अपार संचय कोष है, यानी पठारी हिस्सों पे वन भी ज़्यादा मिलते हैं। अब हम लोग जो है और आगे देख लेते हैं भू उपयोग के बारे में। भू उपयोग का मतलब क्या होता है? भू का मतलब भूमि और उपयोग का मतलब उपयोग। कहने का मतलब है कि कोई अगर भूमि है तो उसका उपयोग किन किन कार्यों में होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका गांव है, गांव का आप एक निश्चित एरिया ले लीजिए और उसमें देखिए कि गांव के कितने हिस्से पे जो है आवास बने हुए हैं, कितने हिस्से पे जो है पेड़ लगे हुए हैं, कहाँ कृषि की जाती है, कितनी ज़मीन परती पड़ी हुई है। इसी को कहते हैं कि भूमि का उपयोग। तो ये तो हमने आपके गांव के लिए बताया। इसी तरह से जो है हर एक देश के भूमि के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। हमारे देश का भी भूमि के उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। जैसे वन है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अब ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है, यानी बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, यानी जहाँ कृषि नहीं की जाती है। दूसरा है इसमें गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि। कह रहा है कि गैर कृषि कार्यों में, जैसे मतलब इमारतें हैं, सड़कें हैं, उद्योग है, इत्यादि है। तो इन सब पे क्या है कि कृषि नहीं की जाती है। तीसरा देख लेते हैं प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, मतलब ये भी कृषि के लायक नहीं होती है। जैसे इसमें पहला है अस्थायी चरागाह है तथा अन्य गोचर भूमि, यानी जो चरागाह होते हैं ये सब कृषि के अयोग्य में आ जाते हैं। दूसरा है विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों, उपवन का मतलब यानी गार्डन के अधीन भूमि। तो ये सब जो है ये जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र अभी बाद में आप पढ़ने वाले हैं। कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत तीसरा है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हो। अब चौथा देख लेते हैं परती भूमि। परती भूमि के अंतर्गत 2 तरह की परती होती है। एक वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। पुरातन परती, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। तो परती 2 तरह से होती है, वर्तमान परती और पुरातन परती। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो परती का मतलब समझते हैं। परती का मतलब होता है कि जो जमीन खेती ना की जाती हो, छोड़ दिया जाता हो कुछ दिनों के लिए, उसी को क्या कहते हैं? परती कहते हैं। पांचवा देख लेते हैं शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध कह लीजिए या फिर इसको निवल भी कहते हैं, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए, मतलब साल भर में इसमें कई फसलें बोई जाती हैं, तो इसी को कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी भारत में भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है, उसका प्रारूप क्या है, यानी फॉर्मेट क्या है। प्रारूप का मतलब फॉर्मेट। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। कह रहा है कि जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं वो कौन से एलिमेंट हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट इसमें मुख्य रूप से दिया गया है, एक भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भू आकृति भूमि के उपयोग को कैसे निर्धारित करती है। भू आकृति का मतलब होता क्या है, यानी पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यही सब हैं भू आकृतियाँ। तो जिस क्षेत्र का जैसा भू आकृति होगा उसी हिसाब से तो भूमि के उपयोग का निर्धारण होगा। दूसरा क्या है? जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है? जलवायु का मतलब होता है कि वर्षा, तापमान, वायुदाब। तो जरा सोचिए कि अगर किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है और किसी क्षेत्र में वर्षा होती है तो उन दोनों क्षेत्रों में भूमि उपयोग का निर्धारण अलग अलग होगा।
तीसरा है मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार का मतलब क्या है, यानी मृदा जैसी होगी उसी हिसाब से भूमि का उपयोग होगा। अगर मान लीजिए कि कोई ख़राब मिट्टी है तो कृषि नहीं हो पाएगी, वहाँ जो है कुछ और काम किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि भौतिक कारक के अंतर्गत 3 आ जाते हैं, भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। ये डिसाइड करते हैं कि भूमि का उपयोग कैसे होगा। अब दूसरा क्या है, मानवीय कारक। अब मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिक क्षमता है, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली आबादी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व से पता चलता है कि कहाँ की जनसंख्या सघन बसी हुई है और कहाँ की जनसंख्या विरल बसी हुई है। अगर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जनसंख्या सघन बसी हुई है, और अगर जनसंख्या घनत्व कम है तो इसका मतलब कि जनसंख्या विरल बसी हुई है। तो जनसंख्या घनत्व मान लीजिए कि कहीं का कम है तो इसका मतलब कि वहाँ आवास कम होंगे, और अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आवास ज़्यादा वहाँ होंगे। तो जनसंख्या घनत्व भी तो भूमि उपयोग को निर्धारित कर रहा है। इसी प्रकार से प्रौद्योगिक क्षमता है। प्रौद्योगिक क्षमता मतलब यानी टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी क्या है, हम बंजर को भी उपजाऊ बना सकते हैं, तो भूमि का उपयोग ये भी निर्धारित करता है, प्रौद्योगिक क्षमता। संस्कृति और परंपराएं, कुछ हमारी संस्कृति होती है, परंपराएं होती हैं, वो भी जो है भूमि के उपयोग को निर्धारित करता है। अब जैसे संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं, जैसे हमारी मान्यता है, भाई हमारी धार्मिक मान्यता है कि हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गिरजाघर बनाएंगे। अगर ये मान्यताएं ना होती तो फिर उस जगह का यूज और किसी काम में किया जाता आज। तो इस तरह से मानवीय कारक जो है इसमें जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता और संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ तो हम पहले से जानते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे देश का एरिया है, परंतु उसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। कह रहा है जो टोटल एरिया हमारे देश का है उसके 93% भाग का ही भूमि के उपयोग का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कह रहा है पूर्वोत्तर जो भारत है, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है, ये सब किस में आ जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में आ जाते हैं। तो उनमें से सिर्फ जो है कह रहा है कि असम का आंकड़ा उपलब्ध है, बाकी का उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्रों में के भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। भाई हम लोग जानते हैं पीओके के बारे में और अक्साई चीन के बारे में, तो ये सब जो है दूसरे देश के कब्जे में है, तो इसलिए वहाँ का भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के जो है 93% भाग का ही आंकड़ा हमारे पास मौजूद है। अब हम लोग जो है और आगे देख लेते हैं। तो ये जो चार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये भारत के भूमि उपयोग का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। तो ये 2 सन का है, एक 1960-61 का है और दूसरा है 2014-15 का। एक पुराना है और एक नया है। तो जैसे इसमें एक देख लेते हैं, जैसे वन है, तो वन जो है 1960-61 में 18.11% था, जो 2014-15 में बढ़कर हो गया 23.3%। तो इसी तरह से सभी आंकड़े इसमें दिए गए हैं, जैसे कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि दिया गया है, गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र, अस्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य बंजर भूमि, पुरातन प्रति, वर्तमान प्रति, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये सभी आंकड़े इसमें दिए गए हैं। इसमें 2 आंकड़े हैं, एक पुराना है 1960-61 का और एक नया है 2014-15 का। तो इस चार्ट का जो है विश्लेषण यहाँ नीचे किया गया है।
जो महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं उसका विश्लेषण यहाँ नीचे दिया गया है। अब हम लोग इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं। चरागाहों के क्षेत्रफल में कमी होने से पशुधन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो इसे पहले हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। अस्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। अब इसमें 1960-61 में 4.71% था और 2014-15 में घटकर 3.3% हो गया। यानी चरागाह क्या हो गए, कम हो गए, 4.71 से 3.3, यानी ये घट गए चरागाह। और आपको मालूम है कि पशुओं की संख्या हमारे भारत में बढ़ी है लेकिन चरागाह कम हो गए, तो इससे पशुधन पर क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग जो है दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यदि भारत की प्रति भूमि को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाए तब भी देश में 54% क्षेत्रफल पर ही खेती का कार्य संभव है। अब यहाँ चार्ट में देख रहे हैं, देखिए इसमें कह रहा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्तमान में कितना है, 45.5%। ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। अब इसमें कह रहा है कि अगर इस प्रति को भी जोड़ लिया जाए, यानी वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति, तो वर्तमान प्रति कितना है, 4.9%, और पुरातन प्रति कितना है, 3.6%। कह रहा है ये दोनों जो प्रति है और ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये होता है 54%। तो कह रहा है 54% हिस्से पे ही खेती का कार्य संभव है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र और प्रति भी शामिल है। अब आगे देख लेते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भारत में भिन्न भिन्न है। देखिए भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 45.5%। ये पूरे भारत का एवरेज है, लेकिन ये आंकड़ा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% है और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% है। अब हम लोग जो है अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित 33% क्षेत्र पर वनों की उपलब्धता भी भारत में नहीं है। देखिए भारत सरकार समय समय पे जंगल से संबंधित नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, जिसमें जो है 1952 में जो जंगल से संबंधित नीति बनाई गई थी उसे कहते हैं 1952 की वन नीति। तो उसमें ये निर्धारित किया गया था कि हमको जो है 33% वन जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी हमारे देश में 33% वन होने चाहिए। लेकिन जब हम आंकड़े में देखते हैं तो वो कम नज़र आता है। जैसे इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि वन वर्तमान में जो है 23.3% है और हमने अभी क्या पढ़ा था, 33% वन को हासिल करना है, यानी अभी हम उससे पीछे हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित 33% क्षेत्र पर वनों की उपलब्धता भी भारत में नहीं है। इससे पर्यावरण पारिस्थितिकी के साथ साथ वन समुदाय का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी तो असंतुलित हो ही रही है और वन समुदाय का जीवन भी प्रभावित हो रहा है, यानी जो वन में रहने वाले लोग हैं उनका भी जीवन प्रभावित हो रहा है।